नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए है और बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। हिंदी में इसे हम भारत की राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। इस बार का न्यू सिलेबस है जो आप बच्चों के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और इसके टॉपिक्स और भी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि टोटल 8 चैप्टर हैं इस पूरे बुक में, जिसमें से लगभग हमारे 3 चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 4 के अंदर आज का जो टॉपिक हमारा है वो सबसे लास्ट टॉपिक है, अर्थात आज का जो ये टॉपिक है जाति और राजनीति, इसके बाद हमारा चैप्टर 4 भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक जाति एवं राजनीति। तो जाति एवं राजनीति को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रहेगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस पॉइंट का। तो जाति के बारे में हमने इसी चैप्टर्स के अंदर कई बार जिक्र कर रखा है और जाति के ऊपर जो राजनीति है या फिर जाति से रिलेटेड जो राजनीति है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो जाति है वो वर्ण के हिसाब से ही बना है और हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में 4 वर्णों में चीजों को बांटा गया है। समाज के लोगों को, समाज के जनता को बांटा गया है। सबसे पहला तो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और फिर शूद्र है। तो ये 4 जो वर्ण है, इसके हिसाब से वर्ण के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और वर्ण आपको याद भी रखना है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स में ही नहीं है, हमने क्लास 11th और 12th और 8 9 के भी सब्जेक्टों में अपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और ये चारों वर्णों का जिक्र हमने वहां भी किया था। तो आइए आज जानते हैं कि जाति और राजनीति का संबंध कैसा है या फिर जाति से आप क्या समझते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, शुरुआत कैसे हुआ, किस प्रकार से हमारे भारत देश में जाति को बांटा गया है और जाति व्यवस्था किस प्रकार से वर्तमान समय में, अभी के समय में कार्य कर रही है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है जाति और राजनीति का संबंध। जाति और राजनीति, पॉलिटिक्स और कास्ट का रिलेशन समझना है आपको इस चैप्टर में, इस पॉइंट में। भारतीय समाज में अत्यंत गहरा और जटिल है। हम अगर अपने भारतीय समाज की बात कर लें, भारत के समाज की व्यवस्था की बात कर लें, भारत की संस्कृति की बात कर लें, तो यहाँ पे ये जाति और राजनीति है ना, इन दोनों का संबंध बहुत जटिल है, मतलब बहुत कठिनाइयों भरा है। इसे समझने में आपको कई प्रकार से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जाति और राजनीति बहुत जटिल है। जटिल कहने का मतलब है बहुत ही कठोर है। भारत, आपको पता है, बहुलतावादी समाज में जाति की संरचना और राजनीति का परस्पर प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि विविधता भरा देश है। यहाँ पे आपको कई सारे चैप्टर्स में मैंने बताया, अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, खान पान, रहन सहन, पहनावा के लोग रहते हैं। तो इस कारण से हम भारत को विविधतापूर्ण देश कहते हैं। इसके अलावा बहुलतावादी समाज जाति की संरचना और राजनीति का परस्पर प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप जहां भी जाओ, खासकर आप गांव वाले इलाकों में जाओ, ऐसे इलाकों में जाओ जहां पे गांव के संस्कृति को लोग जीते हैं, गांव के सामाजिक स्थिति को आप पहचानो, तो वहां पे आप देखोगे कि ये जाति व्यवस्था जो है बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको समाज के ऊपर देखने को मिलता है। यह न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, मतलब जाति व्यवस्था जो है ये सिर्फ और सिर्फ समाज के व्यवस्था को नहीं तोड़ता या फिर समाज को नहीं बांटता, बल्कि राजनीति में भी इसका अहम योगदान देखा जाता है। राजनीति में भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी जाति को लेके कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जाति व्यवस्था जो है ना, वो समाज को तो बांटता ही है, विभाजित करता है। राजनीति के अंदर भी इसका प्रभुत्व और दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जाति और राजनीति का आपसी संबंध भारतीय राजनीति को विशिष्ट रूप से प्रभावित करता है। खासकर हम अगर भारत की बात करें, भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है
ये राजनीति को, पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और ये इसका प्रभाव आपको साफ-साफ देखने को मिलेगा और यह एक ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वो कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आप इसे नकार नहीं सकते क्योंकि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जो जाति का तौर तरीका है, जो इसके संगठन है, जो इसको प्रभावित करता है और यह प्रभावित करता है राजनीति को, इसे आप नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते क्योंकि जाति की प्रबल स्थिति समाज के अलावा राजनीति के ऊपर भी है। इसका छाप आपको राजनीति में भी देखने को मिलेगा। तो ये जाति और राजनीति के संबंध के बारे में है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जाति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं कि ये जाति का इतिहास क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे इसके अंदर विभाजन हुआ, कैसे-कैसे वर्ण से ये जातियों का निर्माण होता चला गया। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्योंकि टॉपिक ही हमारा कहता है जाति और राजनीति। तो राजनीति तो बाद में आया ना, जाति पहले आया। तो जाति के ऊपर जो राजनीति हो रहा है या फिर जाति से जुड़ी हुई जो राजनीति हो रही है, कैसे इसका निर्माण हुआ, वर्ण के साथ हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जाति की उत्पत्ति भारत के प्राचीन काल से जुड़ी है। कोई यह नहीं कह सकता कि जाति अभी 100, 200, 500, 1000 साल पहले बना, नहीं। ये बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, बहुत पुराना है। ये जाति की व्यवस्था जो है ना, वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज के 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वर्ण के हिसाब से पूरे समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया। हालांकि आप इसे 4 भागों में नहीं कह सकते, आप इसे 5 भागों में कहिए क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा अस्पृश्य लोगों को, जिनको छुआछूत की नजरों से देखा जाता था, उनकी एक अलग व्यवस्था थी। तो देखिए, ये जो 4 वर्ण है जिसमें पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। ये तो 4 वर्ण व्यवस्था है आपके पास, आपने इसको पढ़ा भी है। इसके अतिरिक्त इन वर्णों के नीचे अस्पृश्य, जो अनुसूचित जातियों के रूप में अभी के समय में जाना जाता है, जिसे अब अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी नामों से जानते हैं। इनको अलग भागों में, मतलब एक तरह से एज अ 5वां वर्ण के रूप में आप समझ सकते हैं, इनको रखा गया। इनको समाज के हाशिए पे धकेला गया। हाशिए कहने का मतलब है कि समाज के अंदर जितने भी कार्य हो रहे थे या जितने भी सामाजिक कार्यों में और लोग भागीदारी ले रहे थे, उसमें इनको नहीं रखा गया, इनको अलग धकेल दिया गया। हाशिए कहने का मतलब होता है इनको किनारा कर दिया गया, मतलब बिल्कुल समाज से अलग रखा गया। जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक संरचना नहीं थी। जाति व्यवस्था जो है, जो जाति के ऊपर जो तौर तरीका या संरचना या इनके स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, ये सिर्फ सामाजिक नहीं था, इसका प्रभाव धर्म धर्म पर भी था, संस्कृति पर भी था। याद रखिएगा, जाति व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक न होके धर्म और संस्कृति पे भी इसका प्रभाव था। और इसके अलावा जिससे लोगों की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी, वो निर्धारित होती थी। ये जाति व्यवस्था के कारण ही लोगों के समाज में उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति को तय किया जाता था। किसको बेस बना के? जाति को बेस बना के। तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये अभी के समय का कोई नया आधुनिक टॉपिक नहीं है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने समय से हमारे समाज में है और मुख्य रूप से 4 वर्णों में सभी समाज के लोगों को विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और इसके अलावा जो अस्पृश्य लोग थे, जो अभी के समय में जनजाति या फिर ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के नाम से जाने जाते हैं, इनको बिल्कुल समाज के भागों से अलग रखा गया था। जाति व्यवस्था वह ढांचा कई शताब्दियों तक चलता रहा। देखिए, जाति व्यवस्था का ये जो ढांचा था, ये जो तरीका था, ये जो बांटने और विभाजित करने का प्रोसेस था, ये कई शताब्दियों तक, मतलब कई सौ सालों तक चलता रहा और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। इसको किसी भी प्रकार से बदला नहीं गया। जैसा समाज में इनके नीति, नियम, कानून बनाए गए थे, ये कई 100 सालों तक ऐसे ही चलते रहे। अंग्रेजों के शासनकाल में, जब हमारा देश अंग्रेज के अंदर आया, अंग्रेजों का गुलाम हुआ,
इस समय जाति व्यवस्था को प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से मजबूत किया गया। कई सारे नियम बनाए गए, कई सारे नीति बनाई गई और इस जाति व्यवस्था को और मजबूत किया गया, जिससे समाज में जातिगत विभाजन और गहरा हुआ। जो अलग अलग जातियों के लोग थे, जो अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, उनका प्रभाव इस पे और ज्यादा पड़ा और वो और अधिक गहरा हो गया। वो और अधिक जातियों की खाई जो है वो फैल गई। इस दौर में जातियों का राजनीतिकरण भी शुरू हुआ, जातियों को लेके पॉलिटिक्स होना शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने जनगणना और नौकरियों में वितरण में जाति के आधार पर भेदभाव को औपचारिकता दिया। औपचारिकता कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, आरक्षण। अलग अलग जातियों के हिसाब से अंग्रेजों ने नौकरी देने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि इन जातियों को ज्यादा नौकरी दिया जाएगा, इन जातियों को कम नौकरी दिया जाएगा। तो आरक्षण टाइप का जो अभी हमारे भारत में चल रहा है ना, आरक्षण, तो इसी आरक्षण टाइप का इन जाति के आधार पर बंटवारा होना शुरू हुआ और उसके हिसाब से अंग्रेज इन्हें नौकरी प्रदान करते थे, इन्हें रोजगार प्रदान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के बाद का दौर। जब भारत आजाद हो गया 1947 के बाद, जब अंग्रेज चले गए, क्योंकि कुछ नियम कानून, कुछ नीति, कुछ आरक्षण तो अंग्रेजों ने भी बनाया था। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद का दौर कैसा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के ऐसे नियम नीति बनाए गए जिससे जाति का भेदभाव, जो छुआछूत का भेदभाव था, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, जो सांस्कृतिक भेदभाव था, जो सामाजिक भेदभाव था, जो आर्थिक भेदभाव था, इन सभी को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के नियम और कानून बनाए गए। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 के तहत जातिगत आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया गया। देखिए अनुच्छेद 17 आपको पता होगा, इसके अंदर ना अस्पृश्यता का कानून है, अर्थात छुआछूत का कानून है। कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसा नहीं फील करवा सकता कि उसके छूने से, उसके बात करने से, उसके साथ बैठने से वो छोटा हो जाएगा, वो छुआ जाएगा, वो अस्पृश्य हो जाएगा। तो इस सभी को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15 और 17 का निर्माण किया गया और अस्पृश्यता वाला जो भेदभाव था उसको अवैध घोषित किया गया। इसके अलावा अस्पृश्यता को यहाँ पे समाप्त करने के प्रावधान भी किए गए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इनको ऊपर उठाने के लिए, इनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण के माध्यम से इनके समाज में स्तर को ऊंचा करने का कोशिश किया गया ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, मतलब समाज के अंदर उन सभी लोगों के साथ सम्मिलित किया जा सके जो वर्तमान समय में अग्रसर है, पहले से प्रोग्रेस में है, ताकि ये अपने आप को, अपने समाज को पढ़ लिख के ऊपर की ओर ला सके। इसके अलावा इन प्रावधानों के बावजूद जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता अभी भी भारतीय समाज में गहरी जड़ें की तरह समाया हुआ है। देखिए बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारी नीतियां बनी है, लेकिन आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी जो ये जाति का भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, जो ऊंच नीच है, ये अभी भी है हमारे समाज में। शहरों में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में अगर आप देखो, अगर गांव में कभी अगर आप रहे हो या आप गांव के रहने वाले हो, तो वहां पे ऊंच जाति और नीच जाति का भेदभाव बहुत ज्यादा है। नीची जाति को अभी भी तुच्छ समझा जाता है, नीच समझा जाता है और छुआछूत अस्पृश्यता जैसी भावना आज भी है गांव के समाज में। तो ये बहुत सारे नीति नियम कानून बने हैं। अनुच्छेद 15 से 17 मैंने आपको बताया ही है कि 17 तो सीधा सीधा कहता है कि यदि आप अस्पृश्यता की भावना रखते हैं तो यह एक प्रकार का कानूनन जुल्म है और इसमें आपको जेल भी हो सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी वर्तमान समय में भारतीय समाज के गांव वाले इलाकों में या शहरों में भी कह सकते हो, ऊंच नीच, ऊंची जाति नीची जाति, अमीर गरीबी खाइयां काफी गहरी है, इसकी जड़ें आज भी हमारे भारतीय समाज में है और इसे समाप्त होने में एक लंबा समय लग जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के मन में अपनी जाति को लेके भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, अपने चीजों को सोचने लगते हैं, ऐसे में सोच को बदलने में एक लंबा समय लग जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जाति और राजनीति का क्या संबंध है, मतलब कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो देखिए, जाति और राजनीति का संबंध भारत में बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से जाति और राजनीति आपस में एक रिलेशन बना के आ रहे हैं, संबंधी हैं ये एक दूसरे के। लेकिन यह स्वतंत्रता के बाद और अधिक प्रमुख हो गया। भारत के आजादी के बाद 1947 के बाद ये जाति और राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। राजनीति ने जाति को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया है। राजनीति कहने का अर्थ है पॉलिटिक्स ने, पॉलिटिक्स जो है वो जाति को अपने सरकार के निर्माण के लिए, अपने बहुमत के लिए, अपने फायदे के लिए, शोषण के लिए इन जातियों का इस्तेमाल किया है। और जातियों ने राजनीति को अपनी स्थिति को सशक्त करने के लिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जाति ने इसलिए राजनीति का इस्तेमाल किया ताकि समाज में उनकी स्थिति बेहतर हो सके, मजबूत हो सके, वो प्रबल हो सके। और राजनीति ने जाति का इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो बहुमत का आधार बना सके, जनता का सपोर्ट पा सके, सरकार चला सके। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाति को अपनी चुनावी रणनीतियों का मुख्य हिस्सा बना लिया। जैसे कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस ने 70 सालों तक भारत के ऊपर शासन किया सिर्फ और सिर्फ जाति को आधार बना के। और ये अभी से नहीं होता है। अगर आप इतिहास खंगालोगे तो आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया था, महात्मा गांधी ने भी यही किया था, इंदिरा गांधी ने भी यही किया था, राजीव गांधी भी ने भी यही किया था। और आज उनकी परिवार के लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। जाति को आधार बना के अपने सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुमत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाति और राजनीति का संबंध है जो परस्पर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जाति जो राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है, और राजनीति जो जाति का उपयोग करता है वो इसलिए करता है ताकि वो बहुमत का जनाधार तैयार कर सके। भारत में चुनावी राजनीति जातिगत समीकरणों पर बहुत निर्भर करती है। सही बात है, आप बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, तो यहाँ पे जाति के आधार पे बहुत ज्यादा राजनीति किया जाता है। बिहार की बात बताता हूँ, यादवों जी के लिए लालू यादव है, पासवान जी के लिए चिराग पासवान है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी जातियां हैं हमारे बिहार में, और इस सभी जातियों के ऊपर ना राजनीति का बहुत प्रबल योगदान है। उन्होंने इन सभी को जाति के आधार पर बांट रखा है, और आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। आप देख लो कि अभी के समय में लोग एक दूसरे से कितना बटे हुए हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं सनातनी हूँ, ना मैं यादव, मैं पासवान, मैं राम। तो ये सब आपस में ही बटे हुए हैं। तो ये इन सभी का फायदा जो है वो हमारे राजनेता उठाते हैं। कई सारे राजनेता कहते हैं भाई मैं तुम्हारे कास्ट का हूं, मैं यादव हूं, मैं लालू यादव, आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लालू यादव कुछ नहीं करता यादवों के लिए, बस बौखला देता है, माथा खराब कर देता है, सारा पैसा अपने घर में भर लेता है। 7 पुश्तों के लिए पैसा जमा करके रख दिया। हम तो कहते हैं 7 जन्म के लिए भी उन लोगों ने पैसा रख लिया है कि अब जितना भी बच्चा पैदा होगा राजा की तरह जिएगा। लेकिन क्या यादव का स्थिति सुधर गया बिहार में? नहीं। आज भी उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जनाधार के लिए किया जाता है, बहुमत के लिए किया जाता है, उनको रैली में घुमाने के लिए किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। राजनीतिक दलों ने जाति के आधार पर अपने वोट बैंक बनाए, यही बात मैं कह रहा था। अपने बहुमत के लिए वो इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न जातियों के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं ताकि उन्हें विशेष जाति के मतदाताओं को आकर्षित कर सके। हाँ, ये बात भी है, पार्टी किसी का भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग जातियों से नेता को अपने पार्टी में डालते हैं ताकि उस जाति के लोग उनका समर्थन करें, उनको बहुमत मिले, और फिर वो जाके सरकार बनाए और अपने जन आधार को तैयार कर सके। यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज के समय में राजनीति में ये जो जाति है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाति के आधार पर यहाँ पे राजनीति होता है। खासकर उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिहार बताया था, तमिलनाडु बताया था। इन राज्यों में जातिगत समीकरण अक्सर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। मतलब चुनाव का रिजल्ट बदलने का पावर है जातियों के अंदर। पहले तो हम यही जानते थे कि आम जनता चुनाव के रिजल्ट को बदल सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ जाति के आधार पर भी राजनीति
राजनीति होता है। ब्राह्मण जाति के हिसाब से कि जो ब्राह्मण नेता है उसको वोट दो, राजपूत के हिसाब से जो राजपूत नेता है उसको वोट वोट दो, बनिया के हिसाब से जो वैश्य बनिया है उसको वोट दो। तो इस हिसाब से जाति में लोग बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर का अलग नेता है, त्यागियों का अलग नेता है, मुल्ला मौलवियों का अलग नेता है। तो ये लोग जातियों के हिसाब से, जातियों का समीकरण के जन आधार और बहुमत तैयार करते हैं और अपने नेता को वोट देते हैं और फिर वो सरकार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जातिगत राजनीति के प्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस व्यवस्था में। तो देखिए, जातिगत राजनीति के कई प्रकारों में इसको विभाजित किया जा सकता है। इसके प्रमुख रूप है जाति आधारित पार्टियां, मतलब राजनीतिक पार्टियां ही जाति के आधार पर बनाया जाता है। ये पार्टियां किसी विशेष जाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कोई ब्राह्मण व्यक्ति है जिन्होंने एक पार्टी बनाया है, तो वो पार्टी किसके आधार पे है? ब्राह्मणों के आधार पे। मतलब पूरे ब्राह्मण उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उनकी समस्या को हल करने का वादा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का। उदाहरण के लिए ऐसा एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी, जो दलित के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ दलितों का बात करेगी, जिसका मुख्य आधार अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो हाशिए पर हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनका मुखिया है ये बीएसपी, जिसे हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। और अभी इसके प्रमुख मायावती हैं, वो जो बॉयकट वाली हैं उत्तर प्रदेश की, आप पहचानते होंगे उनको। हालांकि अब ज्यादा वो चर्चा में नहीं रहते, क्योंकि इनकी पार्टी भी दिस दैट हो गया है, फेंका गया। जब से नरेंद्र मोदी का पार्टी आया है उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी आए हैं, तब से तो कई सारे पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी तो गई ही गई, समाजवादी पार्टी भी चली गई, अखिलेश बाबा की पार्टी भी चली गई, सारे पार्टी दिस दैट में चले गए। तो ये सब वो पार्टियां हैं जो राजनीति के अंदर एक खास प्रकार की जाति को टारगेट करते हैं, उसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उन्हीं के हितों की बात करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? जाति आधारित पार्टियों के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर कुछ पार्टियां जातिगत समीकरणों को ध्यान रखते हुए अपनी नीतियां बनाती है। मतलब समझिए, कुछ ऐसी पार्टी होती है जो जाति को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाती है। वो अलग अलग जातियों के नेताओं को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ब्राह्मण को भी कर लिया, राजपूत को भी कर लिया, वैश्य बनिया से भी कर लिया, शूद्र से भी कर लिया। तो अलग अलग जाति के लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उन्हें नेतृत्व का, इससे क्या होता है कि वो अपने जातियों के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की राजनीति अक्सर जाति आधारित संगठन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, दो पॉइंट मैंने आपको बताया है। एक तो बताया है पहला जाति आधारित पार्टियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा है जाति आधारित गठबंधन। इसमें अलग अलग समाज और जाति के लोगों को शामिल करके उनके जाति के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, जहां विभिन्न जातियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा स्लाइड कहता है जातिगत राजनीति के लाभ और हानियां। जातिगत राजनीति, अगर जाति के ऊपर राजनीति हो रहा है, पॉलिटिक्स में अगर जाति को आधार बनाया जा रहा है, तो इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या क्या होती है, क्योंकि ये एग्जाम में एक प्रॉपर पॉइंट हो जाएगा आपको लिखने के लिए। क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस या ऑनर्स में किसी पेपर को लिख रहे हो, तो वहां पे आपको 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको वहां पे एक इतिहास बनाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। टीचर्स को लगना चाहिए कि आपको इसके कंसेप्ट का मूल मंत्र पता है। तो वहां पे आप इसके लाभ और हानि के बारे में भी लिख सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जाति के ऊपर जो राजनीति होता है उसके लाभ क्या है और उसके हानि क्या है। तो जातिगत राजनीति के कुछ लाभ भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, हालांकि इसके साथ साथ कई हानियां जुड़ी हुई है। लाभ कम है और हानियां ज्यादा है। जातिगत राजनीति ने समाज को हाशिए पर रहने वाले वर्गों को एक मंच प्रदान किया। ठीक है, अगर जाति के ऊपर राजनीति हो रहा है, जाति को लेके अगर राजनीति हो रहा है, जाति को आधार बना के अगर राजनीति हो रहा है, तो ये बात तो सही है कि ऐसे लोग जो पहले समाज के किनारे थे, उनको कोई वैल्यू नहीं था, उनके समाज में कोई स्थिति नहीं थी, उनको अब समाज में एक मंच प्राप्त हो गया है आरक्षण के माध्यम से, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। उनके साथ क्या क्या परेशानियां चल रही है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिसमें दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी समुदाय के लोग जातिगत राजनीति के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। आज भारत की प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से है।
लेकिन ये हमारा एक जातिगत राजनीति का एक फायदा है कि आज वो प्रेसिडेंट पोस्ट पे है और अपने समाज के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। यह एक तरफ से सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम माना जाता है, मतलब समाज में सभी लोगों को समानता का अधिकार है। हमारा संविधान तो यही कहता है कि भारत में जितने लोग हैं उन सभी को एक समान अधिकार है। हमारा संविधान उनको समानता का अधिकार देता है। तो ये जातिगत राजनीति में आरक्षण करके इसी समानता को बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जातिगत राजनीति की हानियां भी हैं, जो ज्यादा है। हानियां ज्यादा है और फायदे कम हैं। जातिगत आधार पर राजनीति करने से समाज में विभाजन और बढ़ जाता है। समाज के लोग आपस में एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, टूट जाते हैं, एकता नहीं रहता। ये समाज में एकता और सामंजस्य को कमजोर करता है, बैलेंसिंग को कमजोर करता है और अक्सर इससे हिंसा उत्पन्न होता है, लड़ाइयां उत्पन्न होती है, संघर्ष का कारण बनता है। इसके अलावा जातिगत राजनीति के कारण वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जाति के ऊपर राजनीति करने के कारण जो इनका रियल दिक्कत है, इनकी परेशानियां हैं, जो इनको होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे शिक्षा को अनदेखा किया जाता है, स्वास्थ्य को अनदेखा किया जाता है, आर्थिक विकास को अनदेखा किया जाता है। राजनीतिक दल जितने भी हैं अक्सर जाति के आधार पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं राजपूत हूं, मैं भूमिहार हूं, मैं पांडे मिश्रा तिवारी हूं, तो मुझे वोट दो, ऐसा कह के वो उनको लुभाते हैं, उनसे वोट लेते हैं और फिर उनके जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे मैंने आपको बताया, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, आर्थिक विकास का मुद्दा, इन पे ध्यान नहीं देते, बस जाति के आधार पर उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं। समाज के वास्तविक समस्याओं को हल करने में वो विफल हो जाते हैं। समाज के अंदर जो चीजें उनको जरूरी है, जो उनका मूलभूत नीड है, उनके ऊपर वो ध्यान न देकर सिर्फ जाति के आधार पर मत लेते हैं और उनको उनके मेन मुद्दों से भटकाते हैं। तो ये हानियों के अंतर्गत आता है, ये नुकसान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जाति का बदलता स्वरूप और राजनीति। अब जाति का बदलता स्वरूप और राजनीति क्या है? पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में जातिगत पहचान और राजनीति का स्वरूप बदलता दिख रहा है। जातिगत पहचान और राजनीति का स्वरूप कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी राजनीति भी अपडेटेड होती जा रही है, मॉडर्न होते जा रही है, बदलती जा रही है, चाहे वो जातिगत पहचान की बात क्यों ना हो। शहरीकरण, शिक्षा और आर्थिक विकास के कारण जाति की परंपरागत भूमिकाएं कमजोर हो रही है। शहरीकरण, जो लोग शहर में रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। कभी आपने किसी से पूछा भैया ये बताओ तुम किस जाति से हो, भैया तुम ये बताओ तुम किस संस्कृति से हो, भैया तुम ये बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, नहीं पूछते हैं। शहरीकरण में ये व्यवस्था कमजोर होती हुई नजर आ रही और ये सही भी है। इससे हमारे समाज में एकता होता है, समाज हमारा जुड़ता है, बैलेंस होता है। इसके अलावा विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, हाँ मैंने अभी अभी आपको बताया है कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर ऐसा होता है। नई पीढ़ी के युवा जो हैं, जो नए जवान बच्चे हैं आप लोगों की तरह, उन्हें जातिगत पहचान के पीछे, उनको जातिगत पहचान से कोई मतलब नहीं है। क्या हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, पांडे मिश्रा तिवारी हो, त्यागी हो, शर्मा हो, जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है और अपने एक नई पहचान की तलाश कर रहे हैं। अभी के समय में कामयाब कौन है? अभी के समय में कामयाब वो है जिसके पास आईफोन है, जिसके पास कार है, जिसका बैंक बैलेंस है, जिसका क्रेडिट कार्ड है, जिसका समाज में पहचान है, वो सफल है। वो सफल नहीं है जो ब्राह्मण का बेटा है, नहीं, जो राजपूत का बेटा है, यादव जी का बेटा है। इससे पहचान नहीं मिलती, इससे समाज में आपका इज्जत नहीं बढ़ता। आपका इज्जत बढ़ेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं, कितना कमाते हो, आप कितने लोगों का भला करते हो, आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब देखिए अभी के समय में जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो आजकल के पीढ़ी के लोग हैं, वो इन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन समाज की अवधारणा पर आधारित हो रहा है हमारा आज का शहरीकरण। धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसको जो जाति अपनाना है अपनाओ, जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाओ, जिसको जिसके साथ रहना है रहो, बस कामयाब बनने की कोशिश करो। हमारे रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति का प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि शहरों में तो चलो अभी नौजवान बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक अपने आप को सेट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में
आज भी ये जाति व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भी छोटी जाति के लोग बड़े जातियों के घर के दरवाजे पे कदम नहीं रखते हैं। ये देखा हुआ है, मैंने समाज में देखा है ऐसे लोगों को। जातिगत वोट बैंक अभी भी राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जातिगत वोट बैंक मतलब मत जो है आज भी अहम योगदान रखता है। राजनीतिक दलों के लिए जाति आधारित समीकरणों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बनाना आवश्यक है। जाति को ध्यान में रख के कहने का मतलब है अलग अलग जातियों से संपर्क बना के उनके हिसाब से वोट मत को प्राप्त करने की रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जाति के आधार पर होने वाले हिंसा उत्पीड़न के मामले में अभी तक कम नहीं हुए। जाति को लेके जो ये लड़ाइयां होती है, स्ट्राइक होता है, मारपीट होता है, झगड़े होते हैं, ये आज भी कम नहीं हुए। ये गांव में आज भी चलते हैं। छोटी जाति बड़ी जातियों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती है। तो अगर छोटी जाति के लोग भी पढ़े लिखे हैं ना, उन्हें पता है कि संविधान ने उन्हें किस प्रकार के अधिकार दिए, और बड़े जाति के लोग शुरुआत वाला समय समझते हैं कि नहीं हम दबाव बनाएंगे, हम नेता बनेंगे, हमारा हुकूमत चलेगा। इस चक्कर में दोनों ऊंची जाति और छोटी जाति में लड़ाइयां अक्सर होती रहती है, हिंसा होता रहता है, झड़प होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भविष्य की दिशा। फ्यूचर में ये क्या रंग रूप बनाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जाति और राजनीति का संबंध भविष्य में कैसे विकसित होगा, यह समाज की राजनीतिक और सामाजिक प्रगति पर निर्भर करता है। हम समाज में अपने आप को किस प्रकार से अग्रसर करते हैं, किस प्रकार से लेके चलते हैं, किस प्रकार से जातियों के साथ बैलेंस बनाते हैं, भविष्य हमारा इसी पे निर्भर करता है। एक और जातिगत पहचान धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। एक और देख रहे हैं कि जाति की जो पहचान है वो धीरे धीरे निम्न होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। खासकर शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में जाति का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोग शिक्षा, आर्थिक प्रगति के माध्यम से अपनी जातिगत पहचान को पीछे छोड़ रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, और अपनी जाति वर्ण व्यवस्था को पीछे छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत पहचान अब भी प्रबल है। वहां पे बहुत निर्भर करता है कि आप किस जाति से हो। आपकी जाति के हिसाब से आपको इज्जत मिलेगा। आप उच्च जाति को हो तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेगा, निम्न जाति को हो तो आप कितने भी पैसे वाले हो आपको इज्जत नहीं मिलेगा। गांव में ये प्रबल है, मजबूत है, और राजनीति पर इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। आज भी राजनीति के अंदर इसका व्यवस्था का, जो जाति व्यवस्था का प्रभाव है, वो साफ साफ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कैसे जाति के आधार पर गांवों के अंदर ये बुद्धि प्रबल है। लोग उच्च जाति और नीच जाति को अंतर की नजर से देखते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और राजनीति में इसे एक मुद्दा बनाने से रोकने के लिए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जाति के आधार जो होते हैं, वोट बैंक के लिए, मतदान के लिए, बहुमत के लिए, राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इसको समाप्त करने के लिए शिक्षा पर जोर ज्यादा देना पड़ेगा। शिक्षा जो है, शिक्षित व्यक्ति इन सभी चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, इसलिए शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस प्रकार के जाति को आधार बनाकर जो व्यवस्था लाई जा रही है उसको समाप्त करने में। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को भी अपनी नीतियों को सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर बनाना होगा, नहीं कि जाति के आधार पर। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो जाति को आधार बना के अपने बहुमत को प्राप्त करने का कोशिश करता है, तो उसे भी अपने नियम नीति कानूनों में बदलाव करना होगा। और जातिगत राजनीति का प्रभाव कम इसी कारण से हो सकता है, और समाज में फिर क्या होगा, एकता और समरसता स्थापित हो सकता है। मतलब अलग अलग जातियों में जो लोग बटे हुए हैं वो आपस में एक होंगे, बैलेंस होंगे, उनमें आपस में समानता होगा। कब होगा, जब राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पर समीकरण करना छोड़ दे, समाज के लोगों को बांटना छोड़ दे, जाति के आधार पर वोट मांगना छोड़ दे, लोग शिक्षित हो जाएं। शिक्षा जो है ना, उनको बहुत प्रबल बना सकता है, इन सभी चीजों से ऊपर उठा के लेके जा सकता है। अब हम इस पॉइंट के निष्कर्ष को समझ लेते हैं। देखिए, जाति और राजनीति का संबंध भारतीय समाज में एक जटिल और विरोधाभासी विषय है। हमेशा विरोध वगैरह होता रहता है, तामझाम, मारपीट, हिंसा, दिस दैट, जाति और दूसरे जाति के बीच में अक्सर ये देखने को मिला है। जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी इससे प्रभावित होती है, और पॉलिटिकल पार्टी इससे मतलब अपने वोट बैंक को भी तैयार करता है, बहुमत को भी तैयार करता है, मत को प्राप्त करता है। राजनीति में जाति एक नई पहचान दी गई है। हालांकि जातिगत राजनीति के कुछ हद तक समाज में पिछड़े वर्गों को सशक्त भी किया है। ये जाति की राजनीति जो है वो समाज के उन लोगों को मजबूत भी बनाया है जो बहुत दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के थे। लेकिन इससे नकारात्मक प्रभाव ज्यादा उत्पन्न हुआ है, इससे निगेटिविटी जो है वो ज्यादा उत्पन्न हुआ है। समाज में समरसता और एकता स्थापित करने के लिए जातिगत राजनीति के नकारात्मक पहलुओं को समाप्त करना होगा। जब
कोई चीज़ अच्छा होता है ना, तो उसके साथ बुरा भी होता है। अगर जातिगत राजनीति के साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंटें हैं, तो ज़्यादातर इसके साथ नेगेटिव पॉइंट भी है। इससे कैसे आप इसे समाप्त कर सकते हैं? तो शिक्षा और सामाजिक जागरूकता और समतावादी नीतियों के विकास से इससे आप राजनीति जो हो रहा है जाति के ऊपर, उसको समाप्त कर सकते हो, जाति के आधार को खत्म कर सकते हो, तब जाके हमारा समाज एक अच्छा समाज कहलाएगा। इस प्रकार से आपने देखा जाति और राजनीति जो चैप्टर 4 का सबसे लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे समाप्त हो गया है। ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएंगे। चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट है, चैप्टर 1 भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोगों को वीडियो में जानकारी प्रदान किया जा रहा है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।